Hello and welcome viewers. This is Sultan Fayaz Hussain and you're watching Sultan Fayaz official YouTube channel. आज 21 नवंबर है और आखिरी रोज़ है खादिम हुसैन रिजवी के उर्स का। 3 रोज़ तक ये उर्स मनाया गया मुल्तान के अंदर, मुल्तान रोड के ऊपर लाहौर में मस्जिद रहमत लिल आलमीन के पास। ये रोड बंद था। मुझे नहीं समझ आई कि क्यों इस किस्म की इजाज़त दी जाती है इस ख़ास तौर पर इस पार्टी को, इस जमात को, कि ये लोगों का रास्ता बंद करें। किसी के भी मैं हक में नहीं हूँ कि कोई भी पार्टी इस तरह से रोड्स बंद करे, इस तरह से लोगों का रास्ता जो है वो बंद किया जाए और लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की जाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस जमात को ख़ास तौर पर यह इजाज़त दी जाती है कि वो हर तरह से लोगों की ज़िंदगियों को अजीरन करें, उनके लिए रास्ते बंद करें और उनको मुश्किलात का सामना करवाएं। हमारा मौजूद गुफ्तगू आज ये नहीं है। आज हम जानेंगे जिस शख्सियत का ये उर्स मनाया गया है 3 रोज़ तक, उनके बारे में कि वो कौन थे और क्या करते रहे। इस बारे में मुझे एक पैगाम पहुंचवाया गया था उसामा जाहिद, जो कि जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, उनके ज़रिए। क्या आप इस पर बात करना छोड़ दें? साद हुसैन रिजवी ने उसामा जाहिद के ज़रिए मुझे क्या पैगाम पहुंचवाया था, पहले वो सुने। हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि मैंने उन्हें वापस भेजा है, लेकिन खादिम हुसैन रिजवी पर उन्होंने बात की। चूँकि वो दुनिया से जा चुके हैं, वो फौत हो चुके हैं, तो उन पर कोई बात करे तो हमें मुनासिब नहीं लगता। वह फौत हुए शख्स पे बात करना वैसे मुनासिब नहीं है। नाज़रीन, आपने सुना कि साद हुसैन रिजवी साहब ने मुझे एक पैगाम पहुंचवाया उसामा जाहिद के ज़रिए कि आप खादिम हुसैन रिजवी पर बात करना छोड़ दें क्योंकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। बिल्कुल, मैं इस पर बात करना छोड़ दूंगा अगर आप उनके नज़रियात को छोड़ दें, आप उनकी बातों को छोड़ दें। इस मुलाकात के बाद जब खादिम हुसैन रिजवी साहब के बेटे साद हुसैन रिजवी उसामा जाहिद से मिले और उनके ज़रिए ये मुझे पैगाम पहुंचवाया, तो उस वक्त उन्हें एक तोहफ़ा भी दिया उसामा जाहिद को, एक किताब का। ये किताब क्या थी? ये अनस हुसैन रिजवी की किताब है, जिसके अंदर उन्होंने अपने वालिद खादिम हुसैन रिजवी के बहुत सारे अक़वाल जमा किए हैं और ये किताब उन्हें तोहफे में दी गई थी। एक तरफ वो नसीहत कर रहे थे कि खादिम हुसैन रिजवी पर बात करनी छोड़ दी जाए और दूसरी तरफ उन्हीं की बातें, उन्हीं के नज़रियात जो है वो एक किताब की शक्ल में साद हुसैन रिजवी ने उसामा जाहिद को तोहफा दिया। तो ये खुला तज़ाद है कि आप उनकी अच्छी बातें तो बताएं और उनके नज़रियात भी लोगों तक पहुंचाएं, लेकिन उन नज़रियात से क्योंकि लोग एक्सट्रीमिस्ट बन रहे हैं, शिद्दत पसंद बन रहे हैं, तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम उन नज़रियात के सामने खड़े होकर उन नज़रियात को एक्सपोज करें कि किस तरह से ये हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे मुआशरे के लिए और हमारे नौजवानों के लिए इंतहाई मुहलिक हैं और किस तरह से ये शिद्दत पसंदी हमारे मुआशरे को खा रही है। ये ज़रूरी है इस सब के अंदर आपको बताना। 4 जनवरी 2011 का दिन है। कौसार मार्केट खचाखच भरी हुई है। एक शख्स वहाँ पर मौजूद है जिसके बहुत सारे बॉडीगार्ड्स हैं और बड़ा रोब दबदबा है और इस तरह से लग रहा है कोई बड़ी शख्सियत है। वो उठकर जब चलती है और उस कौसार मार्केट से बाहर आती है, बहुत महफूज समझ रहे होते हैं अपने आप को क्योंकि बहुत ताकतवर शख्सियत है। जैसे ही ये शख्स कौसार मार्केट से बाहर निकलता है तो उसका अपना एक बॉडीगार्ड उसको मार देता है। वो शख्स जो उसकी हिफाजत पर मामूर था, वही उसी की रियासत की बंदूक से उस शख्स के ऊपर जो है वो गोलियों की बौछार कर देता है और वो शख्स जो है वो मौके पर जाँ बहक हो जाता है। मैं बात कर रहा हूँ सलमान तासीर की, गवर्नर पंजाब, जिनको मुमताज़ कादरी जो उनके बॉडीगार्ड थे उन्होंने इस तरह से कत्ल किया था दर्दनाक तरीके से। उसके बाद जब मुमताज़ कादरी से इस बारे में तफ्तीश की गई कि आपने सलमान तासीर को क्यों मारा, तो उसका जवाब था कि ये गुस्ताखे रसूल था, मैंने इसलिए मारा। तुम्हें कैसे पता चला कि यह गुस्ताखे रसूल था? तो सलमान तासीर के इस बॉडीगार्ड ने जवाब दिया कि मुझे एक मौलवी ने रावलपिंडी की मस्जिद के अंदर, जब मैं ये तकरीर सुन रहा था उसकी, हनीफ कुरैशी नामी मौलवी की, तो उसने ये फतवा दिया था कि सलमान तासीर गुस्ताख है और उसका कत्ल जो है वो बिल्कुल शरीयत के मुताबिक जायज़ है, बल्कि बड़ा अहसन काम है। तो उससे मैंने मुतासिर होकर ये सारा काम किया है। अब उसके बाद क्योंकि आज हमारा मौजू जो है वो सलमान तासीर या मुमताज़ कादरी या ये वाक़या नहीं है, तो हम इससे आगे निकलेंगे। ये सब कुछ जब हो रहा था तो एक बहुत बड़ा मौका बन रहा था, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बन रही थी किसी भी मौलवी के लिए। तो वो इस मंजर आम पर आए और मंजर आम पर आकर इस सब चीज़ को ऑन करे और कहे कि ये जो सब कुछ हुआ है ये बिल्कुल ठीक हुआ है और मैं मुमताज़ कादरी के साथ खड़ा हूँ और उसके शाना बशाना खड़ा हूँ।
यह सबसे बड़ा मौका था हनीफ कुरैशी के लिए, क्योंकि ये कातिल मुमताज़ कादरी खुद इस चीज़ का इतराफ़ कर चुका था कि मैंने हनीफ कुरैशी से मुतासिर होकर और उसके फतवे की वजह से ये काम किया है। तो हनीफ कुरैशी के लिए यह बहुत बड़ा मौका था कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाकर, इस सारी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इसका इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा आलमी मजहबी रहनुमा बन जाता, इस्लामी रहनुमा बन जाता और सब कुछ जो है वो अपने लिए इसको इस्तेमाल करता। बट आप इन एक्सपीरियंस कहें, ना तजर्बाकारी कहें या मिसकैलकुलेशन कहें कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सका कि ये इतना बड़ा मौका है, या फिर वो डर गया। जो भी हुआ, खैर वो इस मौके का फ़ायदा ना उठा सका और उसने इसको जो है वो एक प्रोडक्टिव तरीके से या अपने फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल करने में नाकाम हो गया। जब ये शख्स नाकाम हो रहा था तो उसी बीच में एक लाहौर के अंदर बैठा हुआ शख्स इस सारे मंजरनामे को देख रहा था और उसने देखा कि यही वो मौका है कि जब वो अपनी तमाम अज़ाइम और तमाम ख्वाहिशें और तमाम वो चीज़ें जो पिछले कई सालों से वो करने की कोशिश कर रहा है बट वो कर नहीं पा रहा, उसको वो पहचान नहीं मिल रही, उसको वो शनाख्त नहीं मिल रही, उसको वो इज़्ज़त नहीं मिल रही, उसके लिए वो जेल भी जा चुका था, हुक्मरानों से भी लड़ चुका था, सब कुछ कर चुका था, बट उसको वो इज़्ज़त, वो शोहरत और वो नाम नहीं मिल रहा था। उसने सोचा ये बहुत बड़ा मौका है, इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए। उसने अपने कुछ हम ख्याल मौलवी इकट्ठे किए और उसने एक तहरीक का आगाज़ किया। उस तहरीक का नाम था तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह, और जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ इसका नाम था खादिम रिजवी। इस सब के बीच में ये चीज़ें जो है वो चलती जा रही थी। खादिम हुसैन रिजवी अंदाज़ा लगा चुके थे कि यही वो मौका है और यही वो सारा मामला है जिसके अंदर वो एक बहुत बड़े आलमी मजहबी रहनुमा बन सकते हैं और सियासी अज़ाइम भी हासिल किए जा सकते हैं। उसने इस सारे अज़ाइम के साथ इस तहरीक का आगाज़ किया और पूरे पाकिस्तान के अंदर उसने 295C जो कि एक कानून है तौहीने मजहब का या तौहीने रिसालत का, उसका प्रचार शुरू किया और अपने आप को उसका मुहाफ़िज़ और दिफा करने वाला एक शख्स बताया। पूरा पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्सरियत मुसलमानों की है और हर शख्स जो है वो नामूस रिसालत पर, रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो है वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, तो हर शख्स उस नारे के साथ खड़ा हुआ। वो नहीं जानता था खादिम हुसैन रिजवी कौन है, क्या है और क्या करना चाहता है, लेकिन क्योंकि नारा इतना बड़ा था, नारा इतना ताकतवर था, लब्बैक या रसूलल्लाह और नमूस रिसालत के लिए जान देना, तो सब लोग उसके साथ इकट्ठे चले आते गए। लेकिन प्रॉब्लम यह था कि इस मुल्क के अंदर तालीम नहीं थी, जहालत। आज भी आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो लिटरेसी रेट है उसका क्या हाल है और क्या सूरत हाल है इस मुल्क के अंदर। तो लोग इस बात को भांप नहीं पा रहे थे कि ये क्या मामला चल रहा है। क्या तहरीके नमूस रिसालत जो है वो नमूस रिसालत के लिए चल रही है, तो नमूस रिसालत के खिलाफ कौन काम कर रहा है, इस बात का आज तक पाकिस्तानी कौम को नहीं पता चल सका। ये तो बहुत पता है कि ये भी मुहाफ़िज़ नमूस रिसालत है, ये भी मुहाफ़िज़ नमूस रिसालत है, लेकिन इस सब के खिलाफ कौन काम कर सकता है या पाकिस्तान के अंदर रहते हुए इस बारे में सोच भी कौन सकता है। लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे लोग बहुत सा माल इकट्ठा कर चुके हैं, बहुत सारा नाम इकट्ठा कर चुके हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे पीर और बहुत सारे मौलवी अपनी बड़ी बड़ी जायदादें बना चुके हैं। लेकिन साद हुसैन रिजवी के जो वालिद हैं खादिम हुसैन रिजवी, उन्होंने भी इसका भरपूर फ़ायदा उठाया और जो है इस सब के बीच के अंदर उन्होंने अपने आप को एक ताकतवर शख्सियत के तौर पर सामने लाए। उन्होंने एक तहरीक का आगाज़ किया कि मुमताज़ कादरी जो है, जिसने सलमान तासीर को कत्ल किया है, उसको फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाए, क्योंकि ये शरीयत के ऐन मुताबिक हुआ है और शरीयत के मुताबिक सलमान तासीर का कत्ल जायज़ था और जो मुमताज़ कादरी है उसको कोई सज़ा नहीं बनती शरीयत के मुताबिक। और इस हवाले से जो मजहबी उलमा बात कर रहे थे, ख़ास तौर पर ताहरुल कादरी, जब उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर आकर अपने ज़रिए इस्लामी जो काम था वो करने की कोशिश की और मजहबी जो इल्म था इसके बारे में वो लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो इस शख्स ने उन्हें भी नहीं छोड़ा। इख्तलाफ राय जो है वो इसकी ज़िंदगी में था ही नहीं। ये समझता था कि जो मैं कह रहा हूँ वही दीन है, वही कुरान है। ये अपने मुख्तलिफ जो इससे नज़रिया रखने वाले लोग थे उनके लिए कभी भी अच्छी राय नहीं रखता था, अच्छी सोच नहीं रखता था।
खैर, अब बात करते हैं इन्हीं के बारे में जो इन्होंने चंद पिछले, इस बारे में मैंने बात की इनकी कि ये इख्तिलाफ राय जो है वो पसंद नहीं करते थे और उसके बाद ये क्या कुछ कहा करते थे अपने मुखालिफिन के बारे में, जरा ये सुने। उस कनाडा वाले बेगैरत के बारे में, उस दल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में, वो दल्ला और दल्ले, और तवज्जो, बैठ जा, तवज्जो, और दल्ले संगर डॉक्टर दिया पुत्रा और पादरी और सूरा। नाज़रीन, आपने ये देखा क्लिप कि ताहरुल कादरी साहब के बारे में ये क्या कह रहे हैं। इसके अलावा इनके साथ जो बाकी मसालिक हैं इस पाकिस्तान के अंदर रहने वाले, बरेलवी मकतबा फ़िक्र से सिर्फ एक मकतबा फ़िक्र नहीं है और बहुत सारे मकातब फ़िक्र थे, तो उनके बारे में इनकी क्या राय थी, जरा ये सुने। ऐ इमाम शामिल, कल दी गल है, ऐ इमाम शामिल, ऐ चेचनिया के मुसलमान सदर ने ऐलान किया है, उन्हें कहा मेरे मुल्क कोई वहाबी इस जैसा बंदा ना आवे मेरे मुल्क। आज भी उस बाबे की इतनी गैरत है, दुनिया तो चला गया नक्शबंदियां का इमाम, उहदे सदर ने ऐलान किया साढ़े मुल्क च दाखिल नहीं हो सकता। हाँ जी, आज भी वो टैंकों के उत्ते डंडे लैके चढ़ जाते उन्होंने मुरीद। इस शख्स ने किसी को नहीं बख्शा। आपने मुखालिफ मकातब फ़िक्र के बारे में इसकी राय सुनी। एक ऐसी शख्सियत भी है जो हम सब पाकिस्तानियों के लिए बाइसे फ़ख्र है और उस शख्सियत पर हम फ़ख्र करते हैं। हम सब इस गैर मुतनाज़ा शख्सियत से किसी भी सियासी वाबस्तगी और मजहबी वाबस्तगी से बालातर होकर सोचते हैं और इसके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। अब्दुस्तार ईदी साहब की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया और उन बच्चों को मुख्तलिफ इदारों के अंदर मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ था और मुख्तलिफ सोच रखने वाले वो बच्चे थे, लेकिन इन्होंने सबको पाला पोसा और बड़ा किया, दुनिया का सबसे बड़ा एम्बुलेंस नेटवर्क बनाया और दुनिया के अंदर बेहतरीन चीज़ें जो हैं वो की और एक अच्छा इंसान होने का सबूत दिया और बहुत सारे इंसानों की ज़िंदगियों को बेहतर बनाया। हर उस शख्स को, उस लावारिश लाश को भी अपनाया जिसका कोई वारिस नहीं बन रहा था, लेकिन इस शख्स ने उनको भी नहीं छोड़ा और उनके बारे में ये शख्स क्या कहता था, जरा सुनिए। 4 दिन अखबारात और रेडियो रोते रहे जनाब, पूरे अखबारात और मीडिया रोता रहा जी वो बड़ा बाबा चला गया, जो भीख मांगता था वो चला गया, जो हरामी बच्चे पालता था वो चला गया। ये भी कोई रोने वाली बात है? 16,000 हरामी बच्चे पाल के तो एहसान करता है मैं बच्चे पाले, तू की लोगों को भीख मांग के बच्चे पाले और भी हरामी पाले। आपने सुना कि किस तरह से अब्दुस्सत्तार ईदी साहब जैसी शख्सियत को भी इसने नहीं छोड़ा। साद रिजवी साहब, आज जब ये मेरे तक पैगाम पहुंचवा रहे हैं आप कि जनाब मेरे वालिद साहब के बारे में बात ना करें क्योंकि वो फौत हो गए हैं, तो काश आपने अपनी ज़िंदगी में यही बात अपने वालिद साहब से भी की होती, तो मैं समझता कि आप वाकई ही मैन ऑफ प्रिंसिपल्स हैं। लेकिन आपकी क्या ज़रूरत, किसी भी की ज़रूरत नहीं थी कि वो उनके सामने ये बात कर सकता। ये सब कुछ होता चला जा रहा था। इस सब के बीच में दिन आता है 29 फरवरी 2016 का। 29 फरवरी 2016 को मुमताज़ कादरी को फांसी दे दी जाती। इसकी पूरी तहरीक नाकाम हो जाती है। इसने जितनी कोशिश की थी हुकूमत को, रियासत को, अदलिया को प्रेशराइज करने की, ये नाकाम हो गया और उस शख्स को फांसी हो जाती है। इस नाकामी के बाद इसने इस सारी सूरत हाल को भांपा। इसको असल ताकत का अंदाज़ा ही तब हुआ जब इसने मुमताज़ कादरी के जनाजे पर इतनी बड़ी तादाद देखी लोगों की। इसने देखा और इसने ये सोचा कि वो कामयाब हो चुका है अपने साथ एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार करने में। एक बहुत बड़ी तादाद वाक़अतन उसके साथ जुड़ चुकी थी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी नमूस रिसालत या लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाएगा तो लोग उसके साथ इकट्ठे हो जाएंगे। इस चीज़ का बहुत सारे लोग मिसयूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा उठाते हैं। तो इसी तरह खादिम रिजवी के साथ भी बहुत सारे लोग इस नारे की वजह से जुड़ चुके थे। अब उसने फ़ायदा उठाना शुरू किया इसका और पहला धरना दिया। उस धरने का मकसद था इस खिलाफ प्रोटेस्ट करना, इस फांसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, लेकिन उससे कुछ हासिल नहीं हो सकता था क्योंकि मुमताज़ कादरी अब दोबारा वापस नहीं आ सकता था, उसको फांसी हो चुकी थी। ये सारा सूरत हाल बनती जा रही थी।
अवाम इसके साथ इकट्ठी होती चली जा रही थी। इसकी शोला बयानी बहुत अच्छा ओरिएंटेड था, बहुत अच्छी बात करता था, लोगों को अपनी तरफ खींचने की रगबत रखता था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह किसी भी करिस्मेटिक लीडर में जो खुसूसियात होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद थी। और क्योंकि हमारे यहाँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ, को लिटरेसी रेट इस तरह है, सोचने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है, हम फॉलोअर बनना बहुत अच्छा समझते हैं, हम सिर्फ लोगों को फॉलो करते हैं, उनकी बातों पर सोचना कि ये बात क्या कर रहा है, हम ये नहीं सोचते। हम सिर्फ ये देखते हैं कि कितना अच्छा अंदाज है, कितने अच्छे तरीके से ये बात कर रहा है, और क्या बात है जनाब, कितना अच्छा बात बोलता है ये। इस सब की बुनियाद पर बहुत सारे लोगों ने उसको अपना लीडर मान लिया। उसके बाद पाकिस्तान के मुक़्तदरा ने, एस्टैब्लिशमेंट ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर पिछले कई सालों से वो काम कर रही थी, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके ऊपर बहुत सारे जर्नैल्स ने अपनी जिंदगियां सर्फ की थी, अपनी मेहनत की थी। अब उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना था, नवाज शरीफ को निकालना था, इमरान खान को लॉन्च करना था, इमरान खान को लाना था। नवाज शरीफ को अदालतों के जरिए निकलवा दिया गया। नवाज शरीफ ने एक बयानिया बनाया, वोट को इज्जत दो। अब इस बयानिए का तोड़ नहीं मिल रहा था, इस बयानिए को किस तरह से तोड़ा जाए। मुक़्तदरा जो 2013 के अंदर भी अपने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने में नाकाम हो गई थी, इस मर्तबा वो इसको लॉन्च होने से बचाना नहीं चाहती थी। वो ये नहीं चाहती थी कि ये मजीद पोस्टपोन हो जाए और ये लॉन्चिंग मजीद तावील हो जाए, वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो हर सूरत में 2018 के अंदर प्रोजेक्ट इमरान को लॉन्च करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत बड़ा अरसा गुजर चुका था, 22 साल गुजर चुके थे इस पर मेहनत करते हुए। अब ये वक्त था कि नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर सियासत से निकाल दिया जाए। लेकिन उसने जो बयानिया बनाया था वोट को इज्जत दो का, 2017 जब उसको निकाला गया और उसके बाद उसने क्यों निकाला का एक बयानिया बनाया, तो अब मुक़्तदरा फिर परेशान हो रही थी कि अब किस तरह से इमरान खान को इक़्तिदार के अंदर लाया जाए। ये तो सारा का सारा जो शिफ्ट है वो चेंज होता चला जा रहा है। तो उस वक्त के अंदर उनकी नज़रें जमी इस मौलवी के ऊपर कि इसके अंदर वो सलाहियतें हैं कि ये पंजाब के अंदर जो है वो सारा का सारा मामला तब्दील कर सकता है, पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नवाज का वोट तोड़ सकता है, और इस वोट को तोड़ने के बाद हम अपने प्रोजेक्ट इमरान को बासानी लॉन्च कर सकते हैं। खादिम हुसैन रिजवी जो ये दिखा चुका था कि उसके साथ बहुत बड़ी तादाद है लोगों की, और उसने इस तंजीम को भी बना लिया था, उसको जो है वो सहारा मिलता है इस मुल्क की मुक़्तदरा का, और इस इशारे के ऊपर वो पहुंचता है फैज़ाबाद। धरना फैज़ाबाद तो आपको याद होगा, फैज़ाबाद के अंदर धरना दिया जाता है और मुस्लिम लीग नून के एक वजीर का इस्तीफ़ा तलब किया जाता है। दरअसल ये इस्तीफ़ा लेना मकसद नहीं था, मकसद था पंजाब के अंदर नून लीग के लिए नफरत पैदा करना, पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर नफरत पैदा करना इस जमात के लिए, ताकि ये मुक़्तदरा उस वक्त जो एक डॉक्ट्राइन थी, फैज़ हमीद डॉक्ट्राइन जिसको हेड कर रहा था, उसको पाया तकमील तक पहुँचाना, उस प्रोजेक्ट को लॉन्च करना। तो इस सब के तनाज़ुर के अंदर फैज़ाबाद धरना दिलवाया गया। ये सारी बातें सिर्फ थ्योरी पे नहीं की गई, ये पाकिस्तान की अदालत से साबित शुदा है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अपने फैज़ाबाद धरना केस के अंदर ये सब कुछ हमारे सामने एक जजमेंट की सूरत में रख चुके हैं कि किस तरह से फैज़ाबाद धरने को सपोर्ट किया गया, किस तरह से पीटीआई के मौलवियों ने, शेख रशीद ने और इस मुल्क की मुक़्तदरा और फौज ने उस रियासती जो स्पॉन्सर्ड एक प्रोटेस्ट था उसको सपोर्ट किया, उस धरने को सपोर्ट किया, और उसकी सूरत के अंदर जनाब ये जो है ये यहाँ से नवाज शरीफ के खिलाफ नफरत फैलाने में कामयाब हो गए, और नवाज शरीफ को एक मजहबी गद्दार के तौर पर, वो नवाज शरीफ जो किसी दौर में अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बनाना चाहता था और इस मुल्क के अंदर नमूसे रिसालत और अपने आप को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ नमूसे रिसालत और निज़ाम मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा सिपा सलार गर्दानता था, अब इसी इस्टेब्लिशमेंट ने खादिम हुसैन रिजवी के ज़रिए उसको दीन का गद्दार डिक्लेयर करवा दिया था, और इस मरतबा जो है वो जमात भी लॉन्च कर दी गई थी ताकि उसका वोट तोड़ा जा सके, और उसके अंदर कामयाब हुए, और बिल्कुल कामयाब हुई इस्टेब्लिशमेंट और खादिम रिजवी, और इस तरह इमरान खान को इक़्तिदार तक पहुंचा दिया गया। इमरान खान इक़्तिदार के अंदर आ चुका था, लेकिन खादिम रिजवी अब इससे आगे जाना चाहता, वो सिर्फ इस लेवल पर नहीं रहना चाहता था
कि जनाब वो सिर्फ और सिर्फ बाहर बैठ के इस तरह से धरने देता रहे, प्रोटेस्ट करता रहे। उसने इससे भी आगे जाना था और अपने आप को, इस मुल्क को एक पूरा निज़ाम तब्दील करने का उसने ख्वाब देख लिया था। जब लोग कहते हैं कि टीएलपी एक खालिस मजहबी जमात है और एक खालिस ऐसी जमात है जिसका मकसद नमूस रिसालत के ऊपर पहरा देना है, मैं इनको बताना चाहता हूँ, बल्कि दिखाना चाहता हूँ कि ये पार्टी बनी कैसे थी, इस पार्टी के अंदर ओहदे कैसे बांटे गए थे खादिम रिजवी दौर के अंदर। इनके साबिक चेयरमैन तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह के साबिक चेयरमैन डॉक्टर अशरफ जलाली क्या बताते हैं कि किस तरह से ओहदे बांटे गए थे, ये सुने। ये हमारी एक जो इत्तेहाद के दौरान जो मीटिंग हो रही थी, उनमें एक मीटिंग में मैंने पूछा इन दोनों हजरात से, और उसमें हम सिर्फ 4 बंदे ही बैठे थे, और वो हमारे एक यानी इख्तलाफ के बाद इत्तेहाद की मीटिंग थी, जिसमें आना उन्होंने यहाँ था, मगर खादिम साहब ना आए तो मुझे कहा गया कि वो नहीं आ रहा है तो आप चले जाएं। तो मैंने हमेशा जो कि पहल की है तो मैं चला गया वहाँ। तो मैंने पूछा कि ये फ़ारूकुल हसन को आपने नामजद किया है चीफ ऑर्गेनाइजर, तो आपने 4 वजह से गैर आईनी काम किया है। मैंने वो वजह भी बताई, तो आपने ऐसा क्यों किया? तो उनके पास उन 4 वजूहात का कोई जवाब नहीं था। उन पीर अफजल साहब ने कहा कि इस बंदे ने हमें 3 लाख रुपए दिए हैं तो हमने इसको चीफ ऑर्गेनाइजर बना दिया। अब इन बातों का वो इनकार नहीं कर सकते। अब 3 लाख, मैंने कहा 3 लाख पे अगर ओहदा बेचना है तो फिर ये तंजीम कैसे चलेगी? ना तुम बंदे का किरदार देखो, ना देखो कि गाजी साहब के मसले पर वो छुपा रहा है, सामने आया ही नहीं, वो शहादत के बाद आ रहा है और तुम उसको फ्रंट लाइन पे खड़े कर रहे हो, तो क्या पैसे से सब कुछ? तो इस तरह यानी मामलात हुए हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि इस वक्त जो फ़ारूकुल हसन अपने आप को बहुत बड़ा तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का सिपा सलार बनाकर बैठा है और कहता है जी कि मेरे से बड़ा आशिक़ रसूल कोई नहीं। इसको इस जमात के अंदर 5 लाख के एवज़ ओहदा मिला था। और ये मैं नहीं कह रहा, आपने अपने फेवरेट डॉक्टर अशरफ जलाली के मुंह से सुना है। तो ये है इस पार्टी और इस शख्स की असलियत, जिस शख्स के लिए रोड और सड़कें बंद की जा रही हैं। ये तो एक शख्स था फ़ारूकुल हसन। इसी तरह का एक शख्स शफीक अमीनी भी है, और शफीक अमीनी ये वही शख्स है कि 2018 के धरने के बाद, बल्कि जब खादिम रिजवी का फैज़ाबाद 2 धरना था, उसके बाद जब ये लोग वापस आए और खादिम रिजवी जो है वो इस दुनिया से जा चुका था और पहली बरसी थी, तो मैं इस शख्स से सवाल करने गया था, इससे पूछने गया था कि बहुत सारे मामलात जो हैं वो आपके बारे में बताए जा रहे हैं। उस वक्त खबरें आ रही थी, लेकिन उस वक्त ये भाग गया था। कुर्सी लगी हुई थी, सब कुछ था, इंटरव्यू शेड्यूल था, सब कुछ होना था, लेकिन शफीक अमीनी साहब ने वो बात नहीं की थी और उठ के भाग गए थे। और वो क्यों भाग गए थे ये बाद में पता चला जब उसामा जाहिद साहब के एक व्लॉग के अंदर, उससे पहले हामिद मीर साहब ने भी इस बारे में खबर दी थी कि इन्होंने उस सारे मामले के अंदर फैज़ हमीद साहब ने इनको इस्तेमाल करते हुए किस तरह से डिफेंस के अंदर, डिफेंस को नुकसान पहुंचा के, फौज ने अपने आप को नुकसान पहुंचा के, DHA को नुकसान पहुंचा के इस शख्स को फायदा दिया था। और इस शख्स ने उसमें अपने बहुत अजीज रिश्तेदारों का भी इस्तेमाल किया और इसने उनको भी धोखा दिया। ये सारे के सारे चक्कर के अंदर DHA के अंदर इसको फायदा पहुंचाया गया, DHA को नुकसान पहुंचाया गया, और उस सब के बीच में इसके रिश्तेदारों का भी इस्तेसाल किया गया, उनके साथ भी ज्यादती की गई, DHA के साथ भी ज्यादती की गई। और आप सोच सकते हैं कि DHA या फौज जब खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाए और किसी दूसरे शख्स को फायदा पहुंचाए तो उसका मकसद क्या होता है, उसके मुहर्रिकात क्या होते हैं। इसका मकसद और मुहर्रिकात सिर्फ और सिर्फ यही है कि उसको अपने इशारों पे नचवाया जाए और उनको इस किस्म के फायदे पहुंचाए जाए। आप इस बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो नीचे हामिद मीर साहब और उसामा जाहिद के व्लॉग्स के लिंक्स मौजूद हैं, आप उस पर जाकर इस शफीक अमीनी की पूरी असलियत जान सकते हैं। और उसको फिर आप फैज़ाबाद के साथ अटैच कीजिएगा कि फैज़ाबाद धरने के बाद किस तरह से इनको नवाजा गया, इनकी क़यादतों ने किस तरह से प्रॉपर्टीज़ बनाई और क्या क्या कुछ किया है मज़हब और इस्लाम के नाम पर। आपके बच्चों को मरवाया है, आपके बच्चों को लाठियाँ पड़वाई हैं, शैलिंग बर्दाश्त करनी पड़ी है, और खुद ये DHA से फ़ायदे लेते रहे हैं, माल इकट्ठा करते रहे हैं। और खुद एक हमारे सहाफ़ी हैं, उन्होंने किसी तरह से ये बात कही थी, अब उनका नाम तो मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये चाहते हैं कि गरीब का बच्चा जो है वो लाठियाँ
और शेलिंग जो है वो खा के इस्लाम लाए और ये V8 में बैठकर इस्लाम लाए। तो ये कौन सा इस्लाम आप ला रहे हैं खादिम रिजवी के साहबजादों? और उसके साथ साथ जो दीगर सारी क़यादत है और वोटर्स वोटर्स को चाहिए कि ये ज़रा सोचें कि खुद तो DHA से शफीक अमीनी साहब प्लॉट ले रहे हैं, फायदे ले रहे हैं और आपको लाठियां खिलवा रहे हैं। शख्स बहुत आगे जाना चाहता था, इस मुल्क के अंदर खिलाफत का निज़ाम राइज करना चाहता था और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता था और इसकी नस्ल दर नस्ल को यह खिलाफत और ये अमारत मुंतकिल होनी थी जिस तरह से हो रही है। खादिम रिजवी मरा, साद रिजवी आया, साद रिजवी मरेगा, साद रिजवी का बेटा आएगा। जमात के अंदर तो यह खिलाफत और अमीरत में कायम करने में कामयाब हो गया, लेकिन मुल्क के अंदर यह नाकाम हो गया। मुल्क के अंदर यह खिलाफत कायम नहीं कर सका क्योंकि रियासत और मुक्तदरा भी जानती है कि किस शख्स को कहां तक रखना है। इसी तरह 2018 का मौका आया, आसिया जो एक मसीह थी जिसको अदालत ने बरी कर दिया और कहा कि वो बेकसूर थी, उसने कोई इस किस्म का गुनाह नहीं किया था, जिसकी हमायत के लिए ही सलमान तसीर को मारा गया था, वो अदालत से बरी हो गई और इस मुल्क से बाहर चले गई। इसने फिर प्रोटेस्ट किया, इसने फिर अपनी जो पॉपुलरिटी है उसके ग्राफ में तो इजाफा किया, लेकिन उसको वापस लाने में नाकाम हो गया। ये रियासत के ऊपर इतना प्रेशर नहीं डेवलप कर सका कि उसको वापस लाया जाए, उसको दोबारा फांसी पर लटका दिया जाए या कुछ इस तरह का किया जाए, उसको सजा दी जाए। ऐसा कुछ भी करवाने में ये शख्स नाकाम हो गया और इस तरह से ये जो है अपनी पॉपुलरिटी के ग्राफ को तो बढ़ाता चला जा रहा था, लेकिन ये जो तहरीकें चला रहा था वो नाकाम होती चली जा रही थी। पै दर पै इसकी तमाम तहरीकें नाकाम हुई और उसके बाद फिर इसकी ज़िंदगी का एक आखिरी मोड़ आता है। ये अपनी ज़िंदगी के आखिरी मोड़ के अंदर जो है वो एक तहरीक का आगाज़ करता है कि फ़्रांस के अंदर जो कार्टून बनाए गए हैं तो इसलिए फ़्रांस के सफ़ीर को निकाल दिया जाए और उसके ख़िलाफ़ यह एहतजाज शुरू करता है, यह प्रोटेस्ट शुरू करता है। उसके लिए फिर यह फैज़ाबाद पहुँचता है, लेकिन इस मरतबा रियासत दूसरी तरफ खड़ी थी, इस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ खड़ी थी, मुक्तदरा दूसरी तरफ खड़ी थी। इस मरतबा इसके साथ लोग ज़्यादा थे, इस मरतबा ये अपना बयानिया बनाने में ज़्यादा कामयाब हुआ था, लेकिन क्योंकि इस मरतबा इसके सर पर हाथ नहीं था और रियासत अब इसे एक बिगड़े बच्चे की तरह ले रही थी और इसकी बात नहीं सुन रही थी, क्योंकि अब उनका फेवरेट इमरान खान इक़्तिदार के अंदर था। पहले नवाज को निकालना था और इमरान खान को लाना था। इस मरतबा क्योंकि इमरान खान आ चुका था और इमरान खान के इक़्तिदार को मुस्तहकम रखना था, इसलिए फैज़ाबाद धरना 2 जो है उसके अंदर नाकामी हुई और फ्रांस के सफ़ीर को जो है वो बाहर नहीं निकाला गया। एक दिलासे के ज़रिए, एक वादे के ज़रिए इनको दोबारा वापस भेज दिया। इमरान खान की तरह खादिम रिजवी की भी ये खासियत थी कि ये सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करता था और उन्हीं की गारंटी के ऊपर ये मामलात को आगे चलाता था। पाकिस्तान की जो सियासी कुव्वतें हैं उनसे बात करने के लिए ये कभी भी रजामंद नहीं हुआ, हमेशा एस्टैब्लिशमेंट और फौज के पास गया और उनसे गारंटी ली। फैज़ाबाद धरना 2 हो 1 हो कोई भी मामला हो, गारंटर हमेशा आपको आर्मी दिखाई देगी। जिसका फैज़ाबाद धरना केस के अंदर जस्टिस कादी फाइज ईसा ने हमारे सामने एक जजमेंट की सूरत में सबूत रख दिए हैं, तो वो सब कुछ उसमें वाज़े हो चुका है। तो जनाब आपने ये देखा कि किस तरह से ये उस वक्त भी नाकाम हुआ और फिर वहाँ से ये लौटा वापस लाहौर। दिन आता है 19 नवंबर का, आज से ठीक 3 साल पहले 19 नवंबर, और अब जो है वो उसका आखिरी दिन है और उसके दिन जो है वो इस दुनिया से चला जाता है और रुखसत हो जाता है। अब उस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, बहुत थ्योरीज हैं इस बारे में भी, बहुत सारे मामलात हैं, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि जिस चीज़ों के सबूत या शवाहिद हमारे सामने ना हो उन पर डिस्कस करना फजूल है। तो जनाब ये थी सारी ज़िंदगी जनाब खादिम रिजवी साहब कि किस तरह से एक हाफिज़ कुरान, एक मौलवी जो है वो अपने आप को इतना बड़ा लीडर बनाने में कामयाब हो गया। हालांकि उसने जितनी भी तहरीकें चलाई उनमें नाकाम हुआ। वो ना तो जो है वो फ्रांस के सफ़ीर को बाहर निकाल सका, ना वो मुमताज़ कादरी को बचा सका और ना ही वो जो है वो आसिया बीबी को फांसी दिलवा सका। कुछ भी नहीं कर सका। वो जो भी उसके मेन एजेंडे थे उनमें नाकाम हुआ, लेकिन वो एक ऐसी सियासी जमात बनाने में कामयाब हो गया जो कि उसके ख़ानदान के लिए या उसके लिए कारोबार थी। इस तरह उसकी ज़िंदगी का एक इख्तिताम एक कारोबारी शख्सियत के तौर पर हुआ, एक कामयाब कारोबारी शख्सियत के तौर पर हुआ जिसने एक पार्टी की सूरत में एक फैक्ट्री लगा दी है, जो फैक्ट्री अब उसकी हर आने वाली नस्ल को पालेगी। खादिम रिजवी की भी शोहरत और जो भी उसके पास पैसा दौलत, जो उसके पास रवानगी उसने देखी है वो इस पार्टी के बनने के बाद देखी।
अब उसके बाद उसके बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं, जिन गाड़ियों में फिर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो भी इस पार्टी की वजह से कर रहे हैं। और ये पार्टी उसने अपनी ज़िंदगी में बनाई है जो उसके घर वालों को बहुत फ़ायदा पहुंचा रही है। इस तरह एक कामयाब कारोबारी शख्सियत के तौर पर खादिम रिजवी इस दुनिया से चला गया, लेकिन इस मुल्क के अंदर एक एक्सट्रीमिज़म का, शिद्दत पसंदी का जो छोटा सा पौधा था उसे एक बहुत बड़ा दरख्त बना गया, जिसको शायद हमारी रियासत ने भी सपोर्ट किया मिसकैलकुलेशन में, या जो कुछ भी हुआ उस वक्त सिर्फ इमरान खान को लाने के चक्कर में, नवाज शरीफ को निकालने के चक्कर में इस शख्स को सपोर्ट किया गया और इसको यहाँ तक पहुँचा दिया गया।